Hello, good morning, all of you. This is Neeraj Kumar. I am Associate Professor in Mechanical Engineering Department in PKG Group of Institution. Now, today we have discussed with some important topics based upon the thermodynamics. This is my third lecture. Now, we have discussed in this lecture. My first topic is non-flow process. मैं सबसे पहले आपको नॉन फ्लो प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। नॉन फ्लो प्रोसेस हमारा फर्स्ट लॉ एंड क्लोज सिस्टम पे बेस्ड होता है। इन थर्मोडायनेमिक्स वी एनकाउंटर with a number of processes wherein one or another state of thermodynamic retain constant. The basic thermodynamic process used in engineering practice are being analysis regard to thermodynamic process में हम तीन चीज जो हमारे नॉन फ्लो प्रोसेस होते हैं उनमें तीन हम चीजें रिगार्ड करते हैं। क्या? एक तो हम बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट पैरामीटर, जो हमारे स्टेट पैरामीटर होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये हमारी क्या प्रॉपर्टीज है, वेरिएबल्स है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के नॉन फ्लो प्रोसेस में। सेकंड पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ वर्क एंड हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। जो प्रोसेस के दौरान हमारा काम होता है और हमारी हीट जनरेट होती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे वो इवैल्यूएट होती है हमारा वर्क और हीट। थर्ड पॉइंट है, हम थर्ड पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम इंटरनल एनर्जी भी निकालते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि नॉन फ्लो जो हमारे प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस में हम एक जो हमारा पैरामीटर होता है, एक हमारा वेरिएबल होता है, वो हमारा कांस्टेंट रहता है, बाकी चीजें वेरी करती रहती है। जो हमारा कांस्टेंट रहता है, जो वेरिएबल हमारा कांस्टेंट होता है, उसी के नाम पे ही हम प्रोसेस का नाम दे देते हैं। इसमें बच्चों आपको तीन चीजें समझ आ गई होगी। नॉन फ्लो प्रोसेस में नॉन फ्लो प्रोसेस हमें क्या बताता है? फर्स्ट पॉइंट, ध्यान रखना मेरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपके बीटेक में, एमटेक में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, यहां तक कि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ये एक मैकेनिकल का बेस है थर्मोडायनेमिक, जो आपके प्रोसेस है, आपका थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा है नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम तीन चीजें इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट चीज हम क्या इवेल्युएट करते हैं बच्चों? एक हम बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मान लीजिए हमारे तीन पैरामीटर हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशनशिप हमें बताता है नॉन फ्लो प्रोसेस, हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या बताता है? इवैल्यूएशन ऑफ वर्क एंड हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। प्रोसेस के दौरान इवैल्यूएट हमारा जो वर्क डन होता है, कितनी हीट ट्रांसफर हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई, वो हम फाइंड आउट करते हैं। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी यू, हमारी कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। हियर इज द ब्रीफ लिस्टिंग ऑफ ए फ्यू काइंड ऑफ प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोसेसेस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको पता चल गया होगा आइसोथर्मल नाम से ही। आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट मींस टेम्परेचर। जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और बाकी चीजें हमारी वेरी होती रहती है, बाकी चीजें हमारी कांस्टेंट नहीं होती बच्चों। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। आ गई समझ बात? Isothermal process is constant temperature process
A change in the state of a system at constant temperature is called the isothermal process. Here, some variables are pressure and volume are changes. Clear? Example हम ले लेते हैं freezing of water to ice at -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आपका वाटर फ्रीज हो रहा है, ठीक है, वाटर से आइस पे वो -10 डिग्री सेल्सियस तक होगा, तो टेम्परेचर क्या इसमें कांस्टेंट है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे क्या वेरिएबल होते हैं? 3 वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इन तीनों में से हमारा प्रेशर आइसोबैरिक के केस में कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर डज नॉट चेंज, प्रेशर इज कांस्टेंट इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिमेन अनचेंज, वो चेंज होते रहते हैं। दो चीजें क्या होगा आइसोबैरिक में? आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, बट आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन एयर। ओपन एयर में देखना आपका जो प्रेशर है, प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कांस्टेंट प्रेशर रहता है। अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपकी वाटर जो है गर्म हो रहा है ओपन एयर में, परंतु टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है। बच्चों, हमारा थर्ड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोल देते हैं। ए चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड द आइसोकोरिक प्रोसेस। एन आइसोकोरिक प्रोसेस रिजल्ट्स व्हेन द गैस सिस्टम इज हीटेड और कूल इन ए एनक्लोज स्पेस। जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर गैस को हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ आए? एग्जांपल दिया हुआ है हीटिंग ऑफ अ गैस इन ए सील्ड मेटल कंटेनर। आपको लगता है ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी अब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मैं आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्स मींस दैट जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम में मान लीजिए हमारा सिलेंडर और पिस्टन असेंबली है। सिलेंडर के अंदर हमारी गैस है, ठीक है, और इनिशियल स्टेज में हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। अब रिवर्सिबल में इनिशियल से फाइनल में स्टेज पे गया प्रोसेस, फिर फाइनल से फिर दोबारा इनिशियल पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल, इसमें नो लॉस होता है एनर्जी का, कोई लॉस नहीं होता। ये एक नेचर में पाया जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। घूम फिर के हमारी एनर्जी क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, रिवर्स हो जाता है, इनिशियल टू फाइनल स्टेट में आ जाता है। द सिस्टम इज क्लोज टू इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम्स। हर टाइम पे जो आपका सिस्टम है वो अप्रोक्सीमेटली इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, ठीक है। एंड इनफाइनेटिमल अल्टरनेशन ऑफ कंडीशन कैन रिस्टोर द यूनिवर्स। सिस्टम आपका मान लीजिए एक रूम है, ये क्या है? आप हमारा सिस्टम है, और रूम को जो एनक्लोज कर रहा है, जो दीवारें हैं इसकी, वो है हमारी बाउंड्री, और इसका बाहर का एरिया क्या? सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है, दोनों को मिला के, ठीक है, दोबारा से इनिशियल से फाइनल पे गया और फाइनल से दोबारा घूम के फिर इनिशियल पे आ गया, तो रिवर्स हो गया वो। इसलिए ये क्या कौन सा प्रोसेस हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। हैंस देयर आर नो ट्रूली रिवर्सिबल प्रोसेस इन नेचर। परंतु नेचर में असली में कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता। नेक्स्ट हमारा है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस का नाम से पता चला होगा, साइक्लिक मतलब साइकिल। द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट आर द सेम। साइक्लिक में क्या होता है? एक साइकिल की तरह एक साइकिल बनाते हैं हम, पीवी ग्राफ। प्रेशर और वॉल्यूम, हमारा प्रेशर होता है वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। उस पे एक ग्राफ ड्रा करते हैं हम लोग। वो ग्राफ में 1.1 1.2 होता है, इनिशियल स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट पे हमारा और फाइनल स्टेट पे दोनों जगह सेम रहेगा।
दोनों स्टेट सेम रहेगी। हाउएवर चौ जो हमारी हीट होती है एंड डब्लू जो हमारा वर्क डन होता है नीड नॉट बी जीरो, जरूरी नहीं है कि वो जीरो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस पे जो हमारी चेंज इन हीट होती है, क्यू क्या है हमारी हीट और डी क्यू क्या है हमारी चेंज इन हीट। तो चेंज इन हीट इज जीरो ड्यूरिंग द प्रोसेस, मीन्स दैट हीट जो हमारी है वो कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस पे। हीट हमारी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। इसमें आइडियाबैटिक प्रोसेस में किसी भी सिस्टम में ना तो हम हीट को ऐड कर सकते ना हीट को हम रिमूव कर सकते। नो हीट इज एडिड रिमूव टू फ्रॉम द सिस्टम। ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव आर आल्सो पॉसिबल। एग्जाम्पल रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रेशर। अब हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर होता क्या है। कह देते हैं कि भाई इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर मेजरमेंट करो। तो प्रेशर होता क्या है तो उसको डिटेल में डिस्कस करें। प्रेशर इज फोर्स। प्रेशर क्या होता है? फोर्स होता है, एक तरह से फोर्स ही होता है, लेकिन एक यूनिट एरिया पे लगाया जाता है। एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाया जाता है उसी को बोलते हैं हम प्रेशर। यूजुअली एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द वॉल। जो हमारी दीवारें होती हैं, ठीक है, जो प्रेशर हम फ्लूइड एक तरह से प्रेशर अप्लाई करता है, यूजुअली एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा लगता है ऑन द वॉल। ठीक है, चारों तरफ दीवारों पर। ठीक है, टैंक की दीवार लगा लो चाहे। तो प्रेशर क्या होता है? एक तरह से फोर्स होता है, पर ध्यान रहे ये यूनिट एरिया पे लगता है। ठीक है, दूसरे फॉर्म में हम कह सकते हैं इट इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। मोमेंटम जो है हमारा वो ट्रांसफर कर रहे हैं एक यूनिट एरिया पे और पर यूनिट टाइम पे, यूनिट टाइम पे और यूनिट एरिया पे। ठीक है, जो हम मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको भी हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ गैस मोलिक्यूल्स इट इज द एवरेज मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन द फ्लैट वॉल। और पी से इसको डिनोट करते हैं। पी क्या है? मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। P is the pressure. Pressure is related to momentum while temperature is related to kinetic energy. और साथ के साथ अब मैं आपको बताता हूं कि वर्क क्या होता है। W वर्क इज मैकेनिक्स इज डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ए रेजिस्टिंग फोर्स। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी, मान लीजिए कोई भी बॉल है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो रखी हुई है, वो उस बॉडी पे हमने फोर्स लगा दिया। ठीक है, बॉल पे हमने फोर्स लगा दिया और वो बॉल जितनी दूर जाती है, ठीक है, पहले मान लीजिए बॉल इस पॉइंट से इतनी पॉइंट पे रखी हुई है, ठीक है, फिर वो बॉल आगे जितनी दूर जाती है, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें, तो जितना हमारा फोर्स लगा वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। वर्क हैज यूनिट ऑफ एनर्जी। वर्क की यूनिट क्या है? जूल, जो एनर्जी की यूनिट होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वर्क डन होगा। वर्क कैन बी एक्सप्रेशन वर्क पी डीवी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड द वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक वर्क भी हो सकता है हमारा। मैनी सेट ऑफ स्टिमुली एंड देयर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, वर्क डन के बारे में आपको पता चल गया, काम क्या होता है, वर्क डन कैसे निकलता है। प्रेशर के बारे में आपको पता चल गया, प्रेशर और वर्क के बारे में आपको पता चल गया होगा डिटेल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट। हीट क्या होती है? हीट एक तरह से एनर्जी की फॉर्म होती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एज यूज्ड इन टीडी इज ए ट्रिकी टर्म। यस, इट इज ए वेरी टेक्निकल टर्म एज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हीट को बहुत जगह यूज करते हैं, क्यू से इसको डिनोट करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड द हीट। क्यू, क्यू इज इक्वल टू T2 - T1। टेम्परेचर हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए हमारा इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है,
90 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। तो एनर्जी हमारी कितनी ट्रांसफर हुई? 100 माइनस 90 यानी 10 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस T2 माइनस T1 इज कॉल्ड द एनर्जी, मीन्स दैट हीट। ठीक है ना, हीट ही एनर्जी की फॉर्म में हीट ही होती है, हीट को ही बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किसी एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इन थर्मोडाइनमिक्स हीट इज नॉट एन एंटिटी और इवन ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड होता है। कंडक्शन में, कन्वेक्शन में और रेडिएशन में, तीन टाइप से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क। वर्क और हीट के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क इज कोऑर्डिनेटेड फ्लो ऑफ मैटर। मैटर का फ्लो होगा तो वर्क हो जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेट कैन डू वर्क। मोशन ऑफ पिस्टन कैन डू वर्क। जब पिस्टन मूव करेगा तो हमारा वर्क डन होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कैन डू वर्क, उससे भी हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, वर्क डन पता चल गया आपको वर्क कैसे होता है। वर्क की फॉर्म आप लिख सकते हो, समझा सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीट। हीट का हमने पहले भी पढ़ा था। हीट इज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड द हीट। हीट इन्वॉल्व्स रैंडम मोशन ऑफ मैटर और constituent entities of matter like gas molecules in a gas cylinder। गैस सिलेंडर के अंदर गैस के मोलिकुल्स है जो, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं? हमारे रैंडमली मोशन में जा रहे हैं। वाटर मोलिकुल्स है, किसी भी एक कप ले लिया वाटर का, पानी का भरा हुआ कप ले लिया, उसमें वाटर मोलिकुल्स है, वो रैंडमली मोशन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी जो हमारी होती है, एनर्जी में एंटर द सिस्टम एज हीट और वर्क। वंस इनसाइड द सिस्टम इट डज नॉट मैटर हाउ द एनर्जी एंटर द सिस्टम। जब सिस्टम के अंदर कोई भी जाती है एनर्जी, इट डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करती कि कितनी एनर्जी हमारी एंटर हुई है सिस्टम में। वर्क एंड हीट आर टर्म्स एसोसिएटेड विद द सराउंडिंग एंड वंस इनसाइड द सिस्टम देयर इज नो मेमोरी ऑफ हाउ द इनपुट वाज रिसीव्ड एंड द एनर्जी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी को हम दो फॉर्म में स्टोर करते हैं। कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, कि हमारी काइनेमेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ऊपर से कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है, पानी हाइयर लेवल से लो लेवल पे जा रहा है पानी, तो मतलब कि टॉप से बॉटम में जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मोशन स्टार्ट करते हुए जो एनर्जी लगती है हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस एनर्जी कैन बी विदड्रॉन एज वर्क और हीट फ्रॉम द सिस्टम। ये जो एनर्जी है इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, विड्रा कैसे निकाल कर सकते हैं? काम एज ए काम करके और हीट सिस्टम पे काम करके एज ए हीट की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट। हीट का वो अमाउंट है, हीट कैपेसिटी, जिसको हम किसमें मेजर करते हैं? पहली तो बात है हीट कैपेसिटी को जूल्स और कैलोरी में। ठीक है, हीट कैपेसिटी को हम जूल्स में मेजर करते हैं और कैलोरीज में मेजर करते हैं। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज एन यूनिट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। हीट कैपेसिटी, हीट का वो अमाउंट है, ठीक है, एक यूनिट अमाउंट ऑफ किसी भी सबस्टेंस का, एक यूनिट का, ठीक है, उसमें कितनी हीट हमें चाहिए उसको गर्म करने के लिए, बाय एन यूनिट इन टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस तक। क्या समझे? हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज एन यूनिट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस बाय एन यूनिट in temperature. The heating, this जो ये heating है, this heating addition of energy can be carried out at constant volume। अब जो हम ये एनर्जी ऐड कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को,
कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर सम ऑफ द हीट सप्लाइड गोज इनटू डूइंग वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड लेस इज अवेलेबल विद दिस सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर। एक हमारा सीपी होता है, एक सीवी होता है। सीपी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। सीवी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। वो आपको साइड में मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लीजिए। सीवी इक्वल टू करली ई बाय करली टी ब्रैकेट क्लोज सबके वी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम सीपी से डिनोट करते हैं। सीपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट करली एच डिवाइड बाय करली टी, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। It is the slope of plot of enthalpy with respect to temperature. Sorry, change in enthalpy. H is denoted by enthalpy. ये जो H करली H लिखा हुआ है ये हमारा एंथैल्पी है। एंथैल्पी हमारी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है? हमारी चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जो हमारी इंटरनल एनर्जी है, कहीं जगह आपने बुक्स में देखा होगा करली ई की जगह करली यू भी लिखा रहता है। वो क्या होता है? हमारी इंटरनल एनर्जी होती है। हमारी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है और कितने विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कितनी चेंज हो रही है। लेकिन उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम अगर होगा तो सीवी होगा, वो हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम होगा अगर हमारी एंथैल्पी चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ। करली एच डिवाइड बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो क्या होगी? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनकी यूनिट्स क्या है। हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल, जे डिवाइड बाय के डिवाइड बाय मोल। जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारी यूनिट है। हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सॉरी डिपेंड ऑन मास, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड होती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं होती। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड होती है। मतलब अमाउंट ऑफ मैटर क्या है? वो मास ही है, उस पर डिपेंड होती है। वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हीट कैपेसिटी क्या है? हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। इफ ए सबस्टेंस हैज हायर हीट कैपेसिटी, अगर किसी सबस्टेंस की हायर हीट कैपेसिटी है, देन मोर हीट हैज टू बी एडेड टू रेज इट टेम्परेचर। तब क्या होगा? मोर हीट, ज्यादा से ज्यादा हीट को हम ऐड कर सकते हैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के। वाटर विद हाई हीट कैपेसिटी दे दिया हुआ है सीपी की वैल्यू 4186 जूल पर केल्विन पर मोल इज इक्वल टू 1 क्लोरी डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम। हीट अप स्लोली एज कंपेयर टू एयर, हीट्स अप स्लोली एज कंपेयर टू एयर। वाटर विद हाई कैपेसिटी हीट, वाटर की हाई कैपेसिटी हीट होती है अप स्लोली, धीरे धीरे, एज कंपेयर टू एयर। एयर की हीट कैपेसिटी सीपी कितना होगा? 29.07 जूल पर केल्विन पर मोल। दिस implies that ocean will heat up slowly as compared to atmosphere। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बच्चों हम थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको पहले बताया था कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं। एनर्जी को हम एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
ठीक है, फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि जो हमारी एनर्जी है वो कांस्टेंट है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ए क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज एनर्जी एज हीट एंड वर्क, हीट और वर्क। क्लोज सिस्टम जो हमारा होता है वो एनर्जी को एक्सचेंज करता है परंतु मास को नहीं करता, और जो हमारी एनर्जी होती है वो हीट और वर्क की फॉर्म में एक्सचेंज होती है। लेट अस कंसीडर ए क्लोज सिस्टम एट रेस्ट विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक बात ये ध्यान रख लो, ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारी एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहेगी, इंटरनल एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम। सेकंड पॉइंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात आ जाती है कि ये देयर एग्जिस्ट ए स्टेट फंक्शन यू। इंटरनल एनर्जी हमारी क्या स्टेट फंक्शन है, सच दैट फॉर एनी प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या होती है हमारी हीट, डब्ल्यू क्या है हमारा वर्क डन है। मतलब डी यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस हो गया। और U2 माइनस U1 क्या हो गया, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू डी यू। ये डेफिनेशन और बताती है कि मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है हमें जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क डन कितना हुआ। क्यों क्या है, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ अबव, दिस इज जस्ट वन साइन कन्वेंशन। U क्या बताया था मैंने आपको, U इज द इंटरनल एनर्जी। U दिखाई दे रहा है आपको, U क्या होता है हमारी इंटरनल एनर्जी है। बीइंग ए स्टेट फंक्शन फॉर ए प्रोसेस डेल्टा U डिपेंड ओनली द फाइनल इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। मैंने पहले भी बताया था कि डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, मीन्स दैट U2 माइनस U1। इसलिए इसको डिफरेंस को हम लिखते हैं du, लिख सकते हैं du या डेल्टा U। इन कॉन्ट्रैक्ट टू U मीन्स दैट इंटरनल एनर्जी Q एंड W जो हमारा हीट है और वर्क डन है, हीट और वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन नहीं है ये, डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो, क्योंकि ये पाथ को फॉलो करते हैं, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन पाथ फॉलो। कर्ली Q एंड कर्ली W हैव टू इवैल्यूएट based on path dependent integral. Actually, it should be delta E above and not delta E. तो ये आपको चार डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, थोड़ी सी चार पॉइंट्स बताए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ध्यान से पढ़ना। सेकंड टॉपिक हमारा आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं हम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारी दो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, एक है क्लासियस स्टेटमेंट, एक है हमारी केल्विन स्टेटमेंट। सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक बात बताई थी, इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड ए साइकिलिक मशीन दैट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विद 100% एफिशिएंसी। ये हमारी केल्विन स्टेटमेंट थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की केल्विन जो साइंटिस्ट था, ठीक है, केल्विन ने क्या स्टेटमेंट दी थी, कोई भी ऐसी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए साइक्लिक मशीन, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी हम साइक्लिक मशीन ऐसी नहीं बना सकते जो कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट को कन्वर्ट कर दे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन में। मींस जितनी हमने एनर्जी डाली उतना ही हमारा वर्क डन हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कुछ ना कुछ हमारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है। जब हमारा वर्क डन होता है तो एनर्जी होती है, जो हमारी हीट होती है, वेस्ट भी जाती है। 100% एफिशिएंसी मींस दैट कोई भी मशीन नहीं दे सकती। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन
साइंटिस्ट की स्टेटमेंट थी। अनदर वे ऑफ व्यूइंग द सेम, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए साइक्लिक मशीन that completely with 100% efficiency converts heat, which is energy of random molecular motion, to mechanical work, which is ordered motion. The unavailable work is due to role of entropy in the process. अब इसमें आपको फिगर दिखाई दे रही है, दो फिगर दिखाई देती है ना, ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाली फिगर देखिए, हीट रिजर्वायर है, हीट रिजर्वायर, हीट क्यू हम दे रहे हैं, साइक्लिक इंजन है ये। अब साइक्लिक इंजन, ये जो हीट है आपकी क्यू, इस हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग बाय इंजन, इंजन के थ्रू। ठीक है, इंजन को हमने चलाया, उसमें विद द हेल्प ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, ऑयल से, पेट्रोल से, डीजल से इंजन को हमने रन कर दिया, हीट हमने दी। हीट देने के बाद 100% वर्क डन नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है एनवायरमेंट में। ये कैल्विन ने स्टेटमेंट दी थी सेकंड लॉ की। सेकंड, दूसरी इसके नीचे देखोगे आप, हीट रिजर्वायर है। हीट जो रिजर्वायर होता है, हीट रिजर्व होता है, उसको हम सोर्स भी बोलते हैं। सोर्स, कोई भी एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स से हमने हीट दी, ठीक है, साइक्लिक इंजन में हीट दी। हीट देने के बाद जो हमारा हीट है वो हमारा हीट जो है कोल्ड रिजर्वायर तक गया। क्या वो मतलब मीन्स दैट हाई से लो रिजर्वायर की तरफ गया, सोर्स से सिंक की तरफ गया, ये क्या है, पॉसिबल है। ये हमारी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन केल्विन की। अनदर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, एक हमारा क्लासियस स्टेटमेंट भी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्लॉसियस ने क्या कहा, heat does not flow from colder body to hotter body without an concomitant change outside of two body। जो क्लासियस स्टेटमेंट है, क्लासियस स्टेटमेंट ने बताया था कि जो कोई हीट डज नॉट फ्लो, हीट को हम फ्लो नहीं कर सकते कोल्डर बॉडी से होटर बॉडी की तरफ। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स, पंप की जरूरत पड़ेगी उसमें। ये क्लासियस स्टेटमेंट ने बोला था। दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज फॉर्म ऑफ होटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी, परंतु लगातार होटर बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा सकती है स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन फ्लो की ऑटोमेटिकली। केल्विन एंड क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ आर इक्विवेलेंट। So, if we violate Kelvin statement, then we will automatically violate the Clausius statement of second law, और वाइस वर्सा इसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये बताया गया कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट गई, कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ जाने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, परंतु हॉट बॉडी से क्या आया हो रहा है, नॉट पॉसिबल। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ स्पॉन्टेनियस फ्लो नॉट पॉसिबल, लगातार नहीं जा सकती, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब पंप की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी फंडा है यार, हीट डज नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। ठीक है, जो हमारी हीट है, ठीक है, वो ठंडी चीज से गर्म चीज में हीट नहीं जा सकती जब तक कि हम एक एक्सटर्नल सोर्स का यूज ना करें, मीन्स दैट पंप का यूज ना करें। ठीक है, नॉट पॉसिबल। सेकंड में आपको बताया हुआ है कि जो कोल्ड बॉडी है हमारी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाते हुए हमें वर्क करना पड़ेगा। ये दिखाया हुआ वर्क करना पड़ेगा, कैसे पंप लगा, ये इसमें बताया हुआ, बस सिर्फ यही है क्लैसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। सेकंड है आपका जो हीट इंजन है, हीट इंजन में आप एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। हीट इंजन की एफिशिएंसी होती क्या है, सबसे पहले ये बात बताने जा रहा हूँ। एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन में इनपुट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज द अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ हीट इनपुट। हमने कितनी हीट इनपुट की, कितनी हीट डाली और कितना हमारा काम हमें मिला। वर्क आउटपुट कितना हुआ डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ हीट इनपुट, कितनी हीट हमें डाली, उस रेशो को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 100% कभी नहीं आ सकती। दिस एफिशिएंसी
depend only on ratio of temperature of sink to temperature of source. The maximum efficiency achievable is given by the formula below. To increase the maximum possible efficiency of heat engine, either the temperature of source has to increase or temperature of sink has to decrease. ये दिखाया हुआ है। एफिशिएंसी हीट इंजन की एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं नीटर साइन से, साइन दिया हुआ है। एफिशिएंसी हीट इंजन इज इक्वल टू डब्ल्यू आउटपुट, कितना हमारा वर्क डन हुआ, आउटपुट निकली, और कितनी हमने हीट सप्लाई की थी, क्यू इनपुट। ऐसे मैक्सिमम हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर डिवाइड बाय सोर्स का टेम्परेचर। ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की। ये दोनों फार्मूले हैं, ये याद रखें आपको बच्चों। नेक्स्ट है क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। दोबारा से फिर इसने डिटेल में बताया हुआ है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या थी सेकंड लॉ की। हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। कभी भी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं जा सकती। टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी देयर मस्ट बी अकम्पनिंग चेंज एल्सवेयर। आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, आपको पंप लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ही। ये बोला था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट ने, क्लासियस की स्टेटमेंट थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन एंड वर्क इंजन। अब आपको इनके बीच में मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि क्या डिफरेंस है। देखिए, जो हमारा वर्क इंजन है, वर्क इंजन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोड्यूस द वर्क, और जो हमारा हीट इंजन है, हीट इंजन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। हीट इंजन का आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। वर्क इंजन में देखिए, लाइक स्टीम इंजन क्या है हमारा वर्क इंजन है। हीट रिजर्वायर है इसमें। हीट रिजर्वायर क्या हो, हीट रिजर्वायर कौन होता है, सोर्स। सोर्स से सिंक की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन देख लीजिए। हीट सोर्स से हीट गई साइक्लिंग इंजन के द्वारा, वर्क हो रहा है, और हीट कहाँ गई, कोल्ड रिजर्वायर के साथ। ठीक है, सोर्स से सिंक की तरफ गई। ये है हमारा वर्क इंजन। और हीट इंजन में क्या हो रहा है, लाइक रेफ्रिजरेटर, जैसे रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाते हैं और वर्क डन करते हैं हीट के थ्रू। हीट को हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में। एक्चुअली बोथ द इंजन वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब हियर यूजुअली नोन एज द हीट इंजन। दोनों इंजन हीट इंजन है। वी आर डिफरेंशिएटिंग टू टाइप्स ऑफ इंजन टू सी विच वन प्रोड्यूसेस वर्क, एक वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है, एंड विच इज एक्चुअली ट्रांसफर हीट, और दूसरा हीट को ट्रांसफर कर रहा है एक्चुअल में। इन हीट इंजन एज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी टेंड्स टू बी 0 केल्विन more and more work has to be done to transfer the heat from cold body to hot body. ये इनमें डिफरेंस है वर्क इंजन में और हीट इंजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा होता है उसका सेकंड नाम नर्नेस्ट लॉ भी हम बोल देते हैं। कई बुक्स में आपने देखा होगा कि डिफाइन नर्नेस्ट लॉ, वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है फॉर सबस्टांस इन इंटरनल इक्विलिब्रियम, फॉर सबस्टांसेस इन इंटरनल इक्विलिब्रियम अंडरगोइंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस द एंट्रोपी चेंजेस गोज टू 0। एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। द लॉ इज वैलिड फॉर प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। ये लॉ जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वैलिड है फॉर प्योर सबस्टांस और मिक्सचर के लिए। क्लोज टू 0 केल्विन, क्लोज टू 0 केल्विन द मोलिकुल्स मोशन हैज टू ट्रीटेड यूजेस क्वांटम मैकेनिज्म, quantum mechanics. Still, it is found that quantum ideal gas obeys phenomenological description of third law. There does not exist any finite sequence of cylindrical process which can cool a body to 0 Kelvin, absolute 0. अदर स्टेटमेंट एक और बता देता हूं मैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की।
फॉर ए क्लोज सिस्टम इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम अप्रोचेज एज कांस्टेंट वैल्यू एज टेम्परेचर गोज टू एब्सोल्यूट जीरो। जब आपका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है तो एंट्रोपी जो होती है किसी भी सिस्टम की वो अप्रोच होती है एक कांस्टेंट वैल्यू पे। फॉर ए क्लोज सिस्टम इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, एक थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में क्लोज सिस्टम में, एक क्लोज सिस्टम के लिए थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम अप्रोचेज ए कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर गोज टू एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं आइडियल एंड परफेक्ट गैस की। आइडियल एंड परफेक्ट गैस। आइडियल गैस में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स डज नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शन होती है जो नहीं होती आइडियल गैस में। नोबल गैस कम क्लोजर टू दिस एज नॉर्मल टेम्परेचर। आइडियल गैस ओबे द इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो हमारी पीवी इक्वल टू में एनआरटी होती है इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ओबे करती है लॉ को। टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑप्शन वी रियली ऑन सिंपल टेक्स्ट सिस्टम। पहले मैंने आपको पॉइंट बताया आइडियल गैस में थर्मोडायनेमिक्स वन सच सिस्टम इज द आइडियल गैस। इन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स डज नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। क्लियर? आइडियल गैस obeys the equation of state. Second point, as the molecules of ideal gas does not interact with each other, आपको पता है कि आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरेक्ट नहीं होता एक दूसरे से। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। मीन्स दैट change in internal energy with respect to volume at constant temperature is equal to zero. Next point, a gas which obey both the above equation is called a perfect gas. अब perfect gas कौन सी होती है? ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है, एक PV इक्वल टू NRT, दूसरी इक्वेशन दी हुई है करली U अपॉन में करली V विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। ये दोनों जो इक्वेशन ओबे करती है उसको बोलते हैं परफेक्ट गैस। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी इज नॉर्मली ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंड इंटरनल एनर्जी को ऐसे भी लिखते हैं, यू इज ब्रैकेट में टी कोमा वी। फॉर ए परफेक्ट गैस के लिए यू इज इक्वल टू यू ब्रैकेट टी ओनली। थैंक यू। आज के लेक्चर में बच्चों हमने ये बहुत अच्छे टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं किसी भी तरह। थैंक यू।